हमारा सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन समाप्त कर चुके और इसमें हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सारी जानकारी हासिल की। आशा है कि पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब हम इसके सॉल्व करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। यदि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अपनी कॉपी में नोट किया है, तो आप इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न है कि उत्पादक के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक हमने काफ़ी बार रिपीट किया है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि उत्पादन के 4 कारक हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, और इनको मिलने वाला प्रतिफल अर्थात इनको मिलने वाला पारिश्रमिक क्या क्या है। लगान आपको क्रमशः लिखा हुआ है, तो इसीलिए भूमि को मिलता है लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो जब हमने आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि उत्पादन के जो साधन हैं, जो कि क्या करते हैं, वो व्यावसायिक फर्म की ओर जाते हैं। तो व्यावसायिक फर्म उत्पादन के साधनों को क्या देती है, उनकी आय देती है, और उत्पादन के साधन को जो आय प्राप्त होती है वो उस आय को क्या करते हैं, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में व्यय कर देते हैं। तो वो जो आय उनको प्राप्त होती है वही उनका क्या होता है, व्यय होता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है इसका कि अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन अथवा निर्गत से जो प्राप्त राजस्व है, उत्पादन के साधनों को मिलती है लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी के रूप में उनको वितरित कर दी जाती है। जो भी प्राप्त राजस्व होता है, वस्तु और सेवाओं को जो बेचा जाता है, उसके बदले में जो भी मूल्य प्राप्त होता है वो उत्पादन के साधनों को वितरित कर दिया जाता है। तथा उत्पादन के साधन अपने पारिश्रमिक को पुनः अंतिम वस्तु और सेवाओं के उपयोग पर क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। फिर उन्हें उपयोग करना होता है वस्तु और सेवाओं का, तो वो उन वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर देते हैं। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः यह स्थिति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके आगे आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों विधियों से, व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि से जो हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, समान ही आती है। तो यहाँ पर भी यह है कि GVA अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड C + I + G + X - M जो व्यय है वो बराबर होता है किसके, W + P + I N + R अर्थात उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय। ये चारों आय है, वेजेस, मजदूरी, प्रॉफिट, लाभ, इंटरेस्ट और रेंट, लगान। तो इस तरीके से आपको लिखना है आगे कि उत्पादन विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद है, व्यय विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद, ये व्यय विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद है, और आय विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद, ये आय विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद है। ये हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है। जो भी किया जाने वाला जो व्यय होता है वो किसके बराबर होता है, जो उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय है उसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। हमने काफ़ी बार अच्छे से समझाया है कि क्या तो स्टॉक होता है और क्या प्रवाह होता है। निवल निवेश और पूंजी में से कौन स्टॉक है। आपको बताना होगा कि पूंजी जो निवल पूंजी है और निवल जो निवेश है उसमें से कौन स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है। हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की क्या करनी है, तुलना। हौज में जो पानी है वो आपको एग्जाम्पल देना है और उसके बाद बताना है कि क्या तो निवल निवेश होता है और क्या निवल पूंजी होती है। ठीक है बच्चों, तो कैसे समझाएंगे इसको। सबसे पहले हम बताएंगे स्टॉक और प्रवाह में अंतर। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि किसी निश्चित समय बिंदु पर यदि आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होता है, स्टॉक होता है, और किसी समय अवधि में यदि हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे हौज के पानी की बात करें तो जो इकट्ठा हुआ पानी है उसको यदि हम किसी समय बिंदु पर देखें तो वो क्या होगा, स्टॉक। और जो एक समय अवधि में उसमें कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है, तो वो क्या होगा, प्रवाह होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है कि स्टॉक वह चर है जिसकी माप किसी समय बिंदु अथवा निर्दिष्ट समय पर की जाती है, और यह क्या है, एक स्थिर अवधारणा होती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता क्योंकि एक समय बिंदु पर इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि इसके विपरीत प्रवाह क्या होता है, जिसकी माप एक निश्चित समय अवधि में की जाती है। यह एक गत्यात्मक अवधारणा है। पूंजी, बचत, मुद्रा की मात्रा आदि किसके उदाहरण है, स्टॉक। इसके बाद आपको स्टॉक के उदाहरण भी देने हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है पूंजी है, बचत है, मुद्रा की मात्रा जिसको एक समय बिंदु पर अध्ययन किया जाता है, ये सब किसके उदाहरण है, स्टॉक के। जबकि आय, व्यय, ब्याज आदि किसके उदाहरण है,
प्रवाह के, ये इनका अध्ययन समय या अवधि में किया जाता है। अतः स्टॉक का समय काल नहीं होता, स्टॉक एक समय बिंदु पर होता है इसलिए उसका समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का क्या होता है, समय काल होता है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक और प्रवाह में अंतर लिखकर आना है। इसके बाद आपसे पूछा था कि निवल निवेश और निवल पूंजी दोनों में से आपको बताना है कौन सा तो स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है। तो आपको कैसे बताएंगे, निवल निवेश और निवल पूंजी में से जो निवल निवेश है वो तो क्या है, प्रवाह, क्योंकि निवेश है वो एक समय अवधि, एक वर्ष के दौरान चलता रहता है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने अच्छे से बात की थी इसके बारे में कि निवेश क्या होता है, हम टाइम टाइम पे हमारे बिजनेस है या कोई फर्म है वो क्या करता रहता है, पैसा लगाता रहता है। तो निवल निवेश क्या हो गया, प्रवाह। जबकि निवल पूंजी क्या है, एक स्टॉक, यहाँ पर लिख भी रखा है, क्योंकि निवल निवेश का संबंध क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि से होता है, और निवल पूंजी का समय एक किससे होता है, एक निश्चित समय बिंदु से। निवल पूंजी मतलब उसके पास, फर्म के पास अब कितना स्टॉक है, कितनी पूंजी है, तो वो क्या हो गया, निवल पूंजी एक स्टॉक हो गया। प्रवाह तथा स्टॉक की अवधारणा को हौज में पानी के प्रवाह से भी के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। तो हम इसका एक उदाहरण निकालते हैं कि यदि कोई नल किसी हौज में क्या भर रहा है, पानी भरता है, ठीक है। नल 1 घंटे में जितना पानी भरता है वो तो क्या कहलाएगा, प्रवाह, क्योंकि 1 घंटा क्या हो गई, समय की अवधि हो गई। समय की अवधि में कितना पानी आ रहा है तो वो तो हो गया प्रवाह। किसी निश्चित समय बिंदु पर हौज में पानी की कितनी मात्रा है, कि हौज में एक निश्चित समय बिंदु पर यदि हम देखें कि कितनी मात्रा है तो वो क्या हो गई, स्टॉक हो गई। अतः निवल निवेश हौज में नल द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी के समान क्या है, प्रवाह है, और निवल पूंजी किसी निश्चित समय पर हौज में एकत्र पानी की मात्रा के समान स्टॉक है। अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, उन्होंने इस तरह से बताया भी हुआ है और इस तरीके से आपको लिखना भी है कि निवल निवेश तो हौज में जो समय अवधि के दौरान जो पानी आ रहा है उसकी तरह है, तो वो क्या हो गया, 1 घंटे में जो पानी भरा गया उसकी तरह प्रवाह हो गया। और निवल पूंजी की किसी समय बिंदु पर यदि हम हौज में पानी की मात्रा को देख रहे हैं तो निवल पूंजी उसकी तरह क्या है, एक स्टॉक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है, किसी फर्म की माल सूची और मूल्य वर्धित के बीच आपको संबंध बताना है। तो नियोजित और अनियोजित माल सूची में संचय, आपको यह ध्यान रखना है, केवल यहाँ पर संचय पूछा है, अब संचय नहीं पूछा है तो आप संचय के बारे में ही बताएंगे। नियोजित क्या होता है और अनियोजित क्या होता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में अंतर। अर्थशास्त्र में अविकृत निर्मित वस्तु और अर्धनिर्मित वस्तुओं और कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखती है उसे हम क्या कहते हैं, माल सूची। माल सूची के बारे में हमने पहले भी बताया था, जो चैप्टर पढ़ा था, कि जो भी कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल होता है या फिर जो बचा हुआ माल जो कि बिकता नहीं है, अविकृत स्टॉक, जो कि फर्म क्या करती है, अगले वर्ष तक रखती है उसको, तो उसे हम कहते हैं माल सूची, ठीक है। माल सूची क्या होता है, एक स्टॉक होता है। जैसे अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था पूंजी क्या होती है, निवल पूंजी, स्टॉक, उसी तरह माल सूची भी क्या होती है, स्टॉक। यदि वर्ष के प्रारंभ में इसका मूल्य तो क्या है, कम है, और वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या रह जाता है, ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, माल सूची में वृद्धि हो गई, अर्थात माल सूची में क्या हो गई, वृद्धि, जिसे हम क्या कहेंगे, संचय कहेंगे। इसके विपरीत यदि वर्ष के अंत में क्या होता है, जो हमारी माल सूची है वो क्या होती है, कम है, और माल सूची में क्या हो जाता है, फिर ह्रास होता है, और इसे हम कहते हैं अपसंचय। लास्ट में यदि कम बचता है तो वो हो गया अपसंचय। माल सूची में संचय भी क्या हो सकता है, 2 प्रकार का, एक तो नियोजित और दूसरा अनियोजित। अब जब फर्म द्वारा वर्ष के प्रारंभ में माल सूची का मूल्य क्या है, कम है, पहले शुरू में क्या है, माल सूची का मूल्य क्या है, कम है, और यदि फर्म वर्ष के अंत में अधिक मूल्य रखने का क्या करती है, नियोजन, की भी शुरू में तो कम है और लास्ट में सोचती है कि नहीं मुझे क्या रखना है, ज़्यादा रखना है हमारी माल सूची, तो यदि वर्ष के अंत में फर्म के नियोजन के अनुरूप जैसा फर्म सोचती है, जैसी आशा रखती है वैसा ही होता है, और माल सूची के मूल्य में वर्ष के अंत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो ये कहलाएगा नियोजित संचय, क्योंकि फर्म ने कल्पना की थी, सोचा था, नियोजन किया था कि मुझे वर्ष के अंत में क्या करना है, जो माल सूची है उसमें वर्ष के प्रारंभ की तुलना में वृद्धि करनी है, और वो हो भी जाती है, तो उसे हम कहते हैं नियोजित माल संचय, क्योंकि ये आशा की थी और नियोजन किया था। इसके विपरीत यदि अप्रत्याशित रूप से क्या होती है, किसी कारण से फर्म का वर्ष के अंत में माल सूची का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब फर्म का माल बिक नहीं पाता, जिससे क्या होता है, फर्म की माल सूची क्या होती है, बढ़ जाती है। फर्म ने ऐसा सोचा नहीं था, आशा नहीं की थी, और लेकिन अप्रत्याशित रूप से फर्म की बिक्री नहीं हो पाती है और फर्म की माल सूची क्या हो जाती है, वर्ष के अंत में बढ़ जाती है, जिसकी फर्म को उम्मीद नहीं थी, मतलब यहाँ पर कोई नियोजन नहीं था, तो इसे हम कहते हैं अनियोजित माल संचय। तो आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखकर आना है।
फर्म की माल सूची और मूल्य वर्धित के बीच क्या संबंध है। हमने पढ़ा भी था कि माल सूची क्या होता है, मूल्यवर्धन क्या होता है। अब इन दोनों के बीच संबंध आपको समझाना है। कैसे लिखेंगे आप? फर्म के मूल्यवर्धन क्या होता है कि फर्म द्वारा मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि। मध्यवर्ती वस्तु कोई होती है, जैसे हमने पेन का उदाहरण दिया था कि एक प्लास्टिक था, प्लास्टिक के मूल्य में वर्धन कर दिया तो इससे क्या बना दिया? पेन बना दिया। तो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में क्या करना? वृद्धि करना। अर्थात एक फर्म द्वारा मध्यवर्ती वस्तु को उपयोग में लाकर उसे निर्मित माल में क्या कर देना? परिवर्तन करना। कोई भी मध्यवर्ती वस्तु को काम में लेना और उससे एक माल बनाना, निर्मित माल तैयार करना, जिससे उस वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यवर्धित कहते हैं। मूल्यवर्धित की गणना करते समय फर्म के उत्पाद के मूल्य को लिया जाता है। जो मूल्यवर्धित की यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्म ने जो भी उत्पाद तैयार किया है उसका मूल्य लेते हैं, जिसमें से जो उसकी मध्यवर्ती वस्तु की लागत है उसको घटा दिया जाता है। जो फाइनल गुड निकल के आता है हम उसका मूल्य लेते हैं, उसमें जो मध्यवर्ती वस्तु लगी थी उसकी लागत को हम घटा देते हैं, वो उत्पादन हो जाता है। अर्थशास्त्र में जो अविकृत निर्मित वस्तुओं और अर्धनिर्मित वस्तुओं और कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखती है उसे हम क्या कहते हैं? माल सूची। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो भी कच्चा माल होता है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं या फिर अविकृत स्टॉक होता है जो कि बिक नहीं पाता, जिसे फर्म अगले वर्ष तक रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? माल सूची कहते हैं। मूल्यवर्धित और माल सूची में संबंध पाया जाता है। मूल्यवर्धित में और माल सूची में दोनों में संबंध पाया जाता है। अब क्या संबंध पाया जाता है? यही हमारा क्वेश्चन था कि मूल्यवर्धित की गणना करते समय फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है। हम जब मूल्यवर्धित की गणना करते हैं तो फर्म जो उत्पादन बनाती है लास्ट में उसका हम क्या लेते हैं? मूल्य लेते हैं। यदि फर्म वर्ष के दौरान अपने उत्पाद की कम मात्रा विक्रय कर पाती है, माना कि फर्म ज़्यादा मात्रा नहीं बेच पाई है, तो फर्म की माल सूची का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म का माल बिक नहीं पा रहा, अविकृत स्टॉक अधिक रह गया, तो फर्म की माल सूची का मूल्य बढ़ जाता है। उसके विपरीत यदि किसी कारण से वर्ष के दौरान उत्पाद का अधिकांश भाग वो बेच देती है तो माल सूची का मूल्य क्या हो जाता है? कम। यदि उसकी बिक्री अधिक हो जाती है तो उसकी माल सूची क्या हो जाती है? फर्म की कम बच जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीनों विधियों से किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की किन्हीं 3 निष्पत्तियां लिखिए। हमने तीनों विधियां पढ़ ली थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों से हम किस तरीके से सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। संक्षेप में ये भी बताना है कि प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का एक सा मूल्य क्या आना चाहिए, कि तीनों से यदि हम गणना करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मूल्य है वो एक सा आना चाहिए। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? कि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की 3 विधियां हैं। तीनों विधियां को लिखेंगे आप यहाँ पर, उत्पादन अथवा मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि और तीसरी जो विधि है वो है आय विधि। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की तीनों विधियों के तरीके क्या है? अलग अलग। हमने तीनों विधियां डिटेल में पढ़ी है, तीनों विधियों के फॉर्मूलेज हैं वो अलग अलग है और कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, किंतु तीनों विधियों के फलस्वरूप प्राप्त सकल घरेलू के उत्पाद की माप क्या आएगी? समान आएगी। गणना करने की जो विधियां हैं उनके जो फॉर्मूलेज है वो अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो उनसे आंसर आएगा सकल घरेलू उत्पाद वो क्या आएगा? समान आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा जीवीए है, मतलब सकल जो हमने मूल्यवर्धन पढ़ा था वो किसके बराबर? C + I + G + X - M, अर्थात हमारी व्यय विधि, और W + P + IN + R अर्थात हमारी आय विधि। मतलब उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि, इन तीनों से सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। तो उत्पाद जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है वो हमेशा समान आता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पाद होता है उसको बाजार में बेचकर प्राप्त राजस्व को उत्पादन के सभी साधनों में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा रही है उत्पादन विधि के दौरान, तो उसको यदि बाजार में बेचा जाता है, जिससे जो मूल्य प्राप्त होता है उस मूल्य को क्या करते हैं? उत्पादन के साधनों को उनकी आय के रूप में दे देते हैं। तो उत्पादन विधि से जो उत्पादन हुआ उसका जो मूल्य है वो किस में बढ़ गया? आय विधि के दौरान जो उत्पादन के साधन है उनको बढ़ गया, और फिर उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वो क्या करते हैं? उसी आय को उन्हीं वस्तु और सेवाओं को खर्च करने में क्या कर देते हैं? खरीदने में व्यय कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्पादन विधि से जो उत्पादन का मूल्य है, आय विधि से जो आय प्राप्त हुई है और व्यय विधि से जो व्यय हुआ है, वो तीनों अपना बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि विभाजित कर दिया जाता है उत्पादन के साधन, इसे पुनः अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर क्या कर देते हैं? व्यय कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों से जो प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या आता है? समान आता है। अतः उत्पादन
आय और व्यय तीनों क्या हो जाते हैं बराबर। ये वाला चिन्ह आपको हमेशा यूज़ करना है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने बात की थी कि हम हमेशा नेशनल इनकम में यही वाला आइडेंटिटी वाला जो सिंबल है वही यूज़ करेंगे, इक्वल वाला नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा समान ये क्या होता है, समान के जैसा है, ना कि पूरी तरह से समान है। अतः प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य कैसा आएगा, समान ही आता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित करना है। जब हम हमारा लेसन पढ़ेंगे बजट घाटा वाला तब हम इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर भी जान लेते हैं कि बजट घाटा और व्यापार घाटा क्या है। किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक्य कितना है, 2000 करोड़ रुपए था। बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ रुपए थी। उस देश के बजटीय घाटे का परिमाण क्या था। तो आपको इस तरीके से इसका क्वेश्चन लिख रखा है, तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। पहले बताना है आपको बजटीय घाटा क्या है। तो बजटीय घाटा क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, व्यय तो अधिक कर देती है, जबकि सरकार की जो आय है वो क्या होती है, कम होती है। अर्थात बजट क्या होता है, उसमें व्यय ज़्यादा हो रहा है और आय कम प्राप्त हो रही है, तो वो घाटा कैसा हो गया, बजटीय घाटा। यहाँ पे लिख भी रखा है कि यदि सरकारी व्यय में सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व से अधिक वृद्धि होती है, व्यय में अधिक वृद्धि होती है कर से, तो इसे जैसे जी मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाय टैक्सेस के, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि व्यापार घाटा क्या होता है। जब हम वस्तुओं का जो निर्यात करते हैं वो तो कम होता है और वस्तुओं का आयात अधिक हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, घाटा ही होगा ना, क्योंकि हम वस्तुएं ज़्यादा मंगा रहे हैं, हमारी जो वस्तुएं हैं वो कम पहुँच पा रही हैं लोग विदेशों में, तो इसे हम कहते हैं बजटीय घाटा। तो यहाँ पर भी लिखना है कि यदि किसी देश में निर्यातों से अर्जित राजस्व, जो निर्यातों से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसकी तुलना में आयातों पर व्यय, हमको व्यय अधिक करना पड़ रहा है आयातों पर, अर्थात एम क्या है, इज ग्रेटर देन एक्स है, ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। बजटीय घाटे की राशि, जो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा था वो है कि यदि किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर, जो टोटल बचत है उसके ऊपर निजी निवेश का आधिक्य कितना है, 2000 करोड़ रुपए है। जो बचत है उसके ऊपर जो निजी निवेश ज़्यादा है 2000 करोड़ रुपए, और बजटीय घाटे की राशि कितनी है, 1500 करोड़ रुपए। तो उस देश में बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ रुपए ही रहेगी। तो 1500 करोड़ रुपए यदि बजट घाटा है तो 1500 करोड़ रुपए ही रहेगा, क्योंकि जो निजी निवेश जो 2000 करोड़ रुपए का अधिक है उसका बजटीय घाटे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बजटीय घाटा क्या होता है, सरकार के द्वारा किया जाने वाला अधिक व्यय होता है, क्योंकि निजी निवेश के आधिक्य का बजटीय घाटे की राशि से कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। बजटीय घाटे का तात्पर्य सरकारी व्यय का सरकारी कर राजस्व से क्या है, अधिक होना है, उसका निजी जो निवेश किया जा रहा है उससे कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर कितना है, 1100 करोड़ रुपए। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कितनी है, 100 करोड़ रुपए। अप्रत्यक्ष कर मूल्य उपदान का मूल्य कितना है, 150 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय आय 850 करोड़ रुपए। तो मूल्यह्रास के समस्त मूल्य की क्या करनी है, गणना करनी है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, लास्ट में आपसे डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास पूछा गया है। तो आप एक 1 बाय 1 स्टेप, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय में पढ़ा था कि यहाँ पर हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, आपको केवल जोड़ना और घटाना है, और आपको याद रखना है कि क्या तो चीज़ जुड़ेगी और क्या चीज़ घटेगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको दे रखा है यहाँ पर किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, अर्थात आपको दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एट एमपी, बाजार कीमत पर दे रखा है कितना, 1100 करोड़ रुपए। अब ये आपको जीडीपी दे रखा है, तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कितनी दे रखी है, 100 करोड़ रुपए। तो एनएफआईए, तो हमने पढ़ा था कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है, जीडीपी में जुड़ जाती है, तो जीएनपी आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जोड़ लेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो हमारी एनएफआई है 100 करोड़ रुपए, वो हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा था जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसके बाद हम ये एनएफआईए, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा ये जीएनपी, और एमपी तो चल ही रहा था ये। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया 1100 करोड़ में 100 करोड़ रुपए, तो कितना आ गया, 1200 करोड़ रुपए। इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है अप्रत्यक्ष कर मूल्य और उपदान का मूल्य 150 करोड़ रुपए यहाँ पर दे रखा है। मतलब हमें जो दे रखा है वो दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT,
MP हमें दे रखा है, हमें ज्ञात करना है FC। तो 150 करोड़ रुपए हमें क्या दे रखा है ये, तो हम क्या करेंगे MP से जब FC ज्ञात करेंगे तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा GNP एट FC। कारक अथवा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय, कारक लागत पर आ गई है, साधन लागत पर आ गई है। हमने 1200 में से 150 जो करोड़ रुपए है वो घटा दिए, 1050 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है राष्ट्रीय आय 850 करोड़ रुपए। तो हमें भी पता है कि जो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, NNP या टैप्सी। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने काफ़ी बार रिपीट किया था कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वो हमें यहाँ पर दे रखी है 850 करोड़ रुपए। NNP या टैप्सी कितनी दे रखी है, 850। ठीक है, और जबकि हमारी GNP या टैप्सी हमें दे रखी है यहाँ पर 1050। ये हमने अभी जो ज्ञात की है 1050। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर GNP एट FC, NNP एट FC और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, मूल्यह्रास। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ग्रॉस और नेशनल दोनों का जो अंतर होता है, ग्रॉस और नेट दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, हमारा मूल्यह्रास होता है। क्योंकि हमने बार बार रिपीट किया था कि सकल जो होता है उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, अर्थात इसमें मूल्यह्रास पहले से शामिल है, जबकि इसके अंदर मूल्यह्रास शामिल नहीं है। तो हम ग्रॉस में से यदि नेट को घटा देंगे तो हमारा मूल्यह्रास आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मूल्यह्रास बराबर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसमें से राष्ट्रीय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट FC, इसको माइनस कर देंगे। तो 1050 करोड़ रुपए में से 850 करोड़ रुपए माइनस कर दिया तो 200 करोड़ रुपए आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका है मूल्यह्रास। ठीक है, तो हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी देश विदेश में विशेष में एक वर्ष में कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है आपको 1900 करोड़ रुपए। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNP या टैप्सी अर्थात राष्ट्रीय आय दे रखी है हमें 1900 करोड़ रुपए। फर्मों सरकार के द्वारा परिवार को अथवा परिवार के द्वारा किसी सरकार फर्मों को किसी भी प्रकार का ब्याज अदायगी नहीं की जाती। यहाँ पर कोई ब्याज अदायगी नहीं हो रही। फर्मों द्वारा सरकार को परिवारों की जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय दे रखी है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दे रखी है 1200 करोड़ रुपए। उनके द्वारा अदा किया गया व्यक्तिगत आयकर दे रखा है, जो फर्में आयकर देती है वो 600 करोड़ रुपए। फर्में तथा सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य कितना दे रखा है 200 करोड़ रुपए। सरकार और फर्म द्वारा परिवार को की गई अंतरण अदायगी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो हमने कहीं पे भी अंतरण अदायगी जो है, हस्तांतरण राशि, मैंने आपको बताया भी था कि ये वो राशि होती है जो कि बिना किसी उत्पादन के क्या की जाती है, भुगतान की जाती है। जैसे कि पेंशन दी जाती है, क्योंकि उस वक्त कोई उत्पादन नहीं कर रहा होता कर्मचारी, लेकिन फिर भी दी जाती है उसको सुरक्षा देने के खातिर। जैसे कि विद्यार्थियों को क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये जो अंतरण राशि होती है ये बिना किसी उत्पादन की दी जाती है। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने कहीं ज्ञात नहीं किया था ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय दे रखी है, इसको ज्ञात किया था हमने। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला भी देखा, तो हम ये वाला फॉर्मूला फिट करके और फिर अंतरण अदायगी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पहले से दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको यही चीज़ दे रखी है। प्रश्नानुसार राष्ट्रीय अथवा कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हमें 1900 करोड़ रुपए दे रखा है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हमें 1200 करोड़ रुपए दे रखी है। व्यक्तिगत आयकर 600 करोड़ रुपए दे रखा है, और फर्म तथा सरकार द्वारा जो अर्जित आय है वो 200 करोड़ रुपए दे रखी है। अब जब हमने चैप्टर में व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि तो ये जुड़ेगी, ये घटेगी, लेकिन हमें यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है हम केवल वही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है जो कि हमें दे रखा है, उसमें से क्या तो घटेगा, फर्म तथा सरकार द्वारा अर्जित आय। जो फर्म है और सरकार द्वारा जो आय अर्जित होती है जो कि लोगों को प्राप्त नहीं होती है, जो चीज़ नहीं प्राप्त होती है वो तो माइनस हो जाएगी, जो प्राप्त होती है वो प्लस हो जाएगी। तो फर्म और सरकार ने जो आय अर्जित की है वो लोगों को नहीं मिलती है, तो वो माइनस हो गई। व्यक्तिगत आयकर वो भी लोगों को सरकार को देना होता है, तो वो लोगों को प्राप्त नहीं होता, तो वो माइनस हो जाएगा। हस्तांतरण भुगतान अर्थात जो अंतरण राशि है वो लोगों को प्राप्त होती है, इसलिए वो जुड़ जाएगी। तो हमें यही 3 चीज़ दे रखी है, तो इसीलिए हमने फॉर्मूले में यही 3 चीज़ लगा दी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो कि हमें दे रखी है प्रश्न में 1200 करोड़ रुपए।
एनएनपी एट एफसी साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें दे रखा है 1900। इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्म द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है 200 करोड़ रुपए और आयकर है 600 और हस्तांतरण भुगतान हमें ज्ञात करना है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे 1200। यहाँ पर ये इसका हुआ, यदि हम कैलकुलेशन किया तो 1100 प्लस हस्तांतरण भुगतान, तो 1200 में से यदि 1100 चले जाते हैं तो बचते हैं 100 करोड़ रुपए। ये 100 करोड़ रुपए ही क्या होगा, हस्तांतरण भुगतान होगा, जो कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना था, ये भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने प्रयोज्य आय दे दी है और फिर हस्तांतरण भुगतान ज्ञात करवा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हस्तांतरण भुगतान दिया हो और आपसे प्रयोज्य आय ज्ञात करवा रहा हो, तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला लिखना है और इसको सॉल्व करना है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है, जो फॉर्मूला यदि आपको याद है, आपको केवल ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ है जो कि लोगों को प्राप्त होती है और कौन सी राशि है जो लोगों को प्राप्त नहीं होती। जो लोगों को प्राप्त होती है वो तो जुड़ जाएगी, जो नहीं प्राप्त होती वो माइनस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिक आय और व्यक्तिक प्रयोज्य आय की गणना कीजिए। देखो, जैसे हमने भी पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा था, उसी के आधार पर दूसरा आ गया। अब इसमें ज्ञात करवा रहा है आपसे व्यक्तिक आय और व्यक्तिक प्रयोज्य आय। तो आपने यदि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय अच्छे से देखे हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ है, कौन सी राशि है जो लोगों को प्राप्त होती है वो हम जोड़ते चल जाएंगे, जो प्राप्त नहीं होती वो उसको हम घटाते चले जाएंगे। किसमें, एनएनपी एट एफसी अर्थात राष्ट्रीय आय में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें दे रखा है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। अब आप सबको सबसे पहले ये देखना है कि हमने भी बात की कि हमें एनएनपी एट एफसी पता होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता है, एनडीपी एट एफसी। साधन लागत पर एनडीपी घरेलू, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, घरेलू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नीचे क्या दे रखा है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। जब हमें विदेशों से प्राप्त साधन आय दे दी तो हम घरेलू से आराम से किस पर आ जाएंगे, राष्ट्रीय पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 200 अर्थात एनएनपी एट एफसी हमें अपना ज्ञात हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, घरेलू में क्या होगा, एनएनपी एट एफसी ज्ञात करने के लिए एनएफआईए जोड़ देना होगा, तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, अवितरित लाभ जो कि लोगों को प्राप्त नहीं होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। निगम कर जो कि लोगों को देने होते हैं तो वो भी माइनस हो जाएगा। परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज, लोगों को ब्याज प्राप्त हो रहा है इसीलिए 1500 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। इसके बाद परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, जो कि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, देना पड़ रहा है उनको ब्याज, है ना, तो ये 1200 करोड़ रुपए घट जाएंगे। अंतरण आय जो कि लोगों को प्राप्त होती है, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, हस्तांतरण राशि, इसलिए 300 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। और व्यक्तिक कर जो कि लोग क्या करते हैं, देते हैं सरकार को, तो इसीलिए ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब व्यक्तिक कर है वो हम इसमें से हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो व्यक्तिक प्रयोज्य आय में आते हैं। हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं केवल व्यक्तिक आय, तो व्यक्तिक आय में आपके यहाँ जी तक आएगा। ठीक है, व्यक्तिक जो कर है उसको हम प्रयोज्य आय जब ज्ञात करेंगे तो हम घटा देंगे। हमने पढ़ा भी था कि व्यक्तिक आय में से जब फीस, जुर्माना, शुल्क और कर ये सबको घटा दिया जाता है तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात होती है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिक आय ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, व्यक्तिक आय कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में सबसे पहले विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ेंगे, तभी तो हमारा एनएनपी एट एफसी ज्ञात होगा। अवितरित लाभ जैसा कि मैंने आपको बताया घट जाएगा, निगम कर घट जाएगा, परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज जुड़ जाएगा, परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और अंतरण आय जुड़ जाएगी। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें देख लीजिए। 8000 में से 200 प्लस माइनस 1000 क्या है हमारे यहाँ पर, अवितरित लाभ 500 हमारा निगम कर है, माइनस हो गया। परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज 1500 करोड़ रुपए जुड़ गया, परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज 1200 रुपये माइनस हो गया, और 1200 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए अंतरण आय क्या हो गई, जुड़ गई। तो इस तरीके से हमारा 7300 करोड़ रुपए व्यक्तिक आय आ गई। अब लास्ट में हमें याद करना है व्यक्तिक प्रयोज्य आय, जिसके लिए हम कर को घटा देंगे। तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने का सूत्र, व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक जो हमने कर है उसको माइनस कर देंगे, तो 73 में से 500 माइनस हो जाएंगे, तो 6800 करोड़ रुपए हमारी क्या आ जाएगी, डीपीआई व्यक्तिक प्रयोज्य आय। आगे बच्चों समझ में, इस तरीके से हम क्या ज्ञात करेंगे, व्यक्तिक आय और व्यक्तिक प्रयोज्य आय। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजाम राजू एक दिन में बाल काटने के 500 रुपए का संग्रह करता है, 500 रुपए कलेक्ट करता है। इस दिन उसके उपकरण में 50 रुपए का क्या हो जाता है, मूल्यह्रास भी हो जाता है। 450 रुपए में राजू 300 रुपए की 30 रुपए की बिक्री अदा कर देता है, 200 रुपए घर ले जाता है, 220 रुपए वो उन्नति नए उपकरण को क्रय करने के लिए रख लेता है। वह अपनी आय में 20 रुपए आयकर के रूप में क्या करता है, अदा भी करता है। इन पूरी सूचनाओं के आधार पर हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। ये सारी हमें सूचनाएं दे रखी हैं,
हजाम राजू की, तो हमें इसमें सब देखना है कि क्या तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या हमारा एनएनपी है, ठीक है, क्या व्यक्तिगत आय है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, जो हमसे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो वो कितने रुपए का संग्रह करता है, जो भी उत्पादन करता है वो कितना होता है, 500 रुपए का। तो जो भी उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन विधि के आधार पर वो क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में राजू का योगदान कितना हो गया, 500 रुपए, क्योंकि वो 500 रुपए का संग्रह करता है। इसके बाद हमें ज्ञात करनी है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। हमने सकल घरेलू कर दिया, अब हम ज्ञात करेंगे निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा, जो राजू हजाम द्वारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद में 450 रुपये है। क्यों, क्योंकि 50 रुपये का उसका जो डेप्रिशिएशन है, जो 50 रुपये उसका मूल्यह्रास है वो घट जाएगा, तभी तो शुद्ध ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से जो 450 रुपये है उसका योगदान उसका निवल राष्ट्रीय उत्पाद में होगा, ठीक है। अगला हमें ज्ञात करना है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान। कारक लागत में निवल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान उसका कितना होगा, 420 रुपये, क्योंकि वो 30 रुपये जो हमारे अप्रत्यक्ष कर के रूप में आ रहे थे वो हमें क्या हो जाएगा, वो घटाने पड़ेंगे, क्योंकि साधन लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाजार कीमत है उसमें से करों को घटा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को। तो 30 रुपये उसके अप्रत्यक्ष कर घट जाएंगे, तो 420 रुपये उसकी क्या आ जाएगी, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी या टैफसी जो कि राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। इसके बाद हमें व्यक्तिगत आय में उसका योगदान देखना है। एनएनपी टैफसी हमें आई गई 420 रुपये, राजू का व्यक्तिगत आय में योगदान 200 रुपये होगा, क्योंकि अवितरित लाभ जो 220 रुपये वो रख लेता है, जो अवितरित रहता है, तो 420 में से 220 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 200 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत आय हो जाएगी, ठीक है। अब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में हम क्या करते हैं, जो वो कर दे रहा है कर की राशि उसको भी घटा देते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में राजू का योगदान 180 होगा, क्योंकि जो 200 रुपये हैं उसमें से वो 20 रुपये आयकर भी दे देता है, तो 200 में से 20 रुपये जब आयकर घट जाती हैं तो 180 रुपये उसकी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बचती है। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। क्या सकल घरेलू उत्पाद होता है, क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, ज्ञात करोगे। आपको एंड में एनएनपी या टैफसी पे पहुंचना है, क्योंकि एनएनपी या टैफसी पे पहुंचने के बाद ही आप व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी वर्ष एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य कितना है, 2500 करोड़ रुपए। उसी वर्ष उस देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत पर कितना था, 3000 करोड़ रुपए। अच्छे से ध्यान से देखना कि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, मॉनेटरी वाला जो है वो 2500 है, जबकि जो वास्तविक है आधार वर्ष के आधार पर हम देख रहे हैं वो 3000 है। तो प्रतिशत के रूप में वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक के मूल्य की गणना कीजिए। हमने सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक की बात की थी, हमने डिफ्लेटर की, वो हमें ज्ञात करना है। क्या आधार वर्ष और उल्लेखनीय वर्ष के बीच कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हमें डिफ्लेटर का फॉर्मूला आना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक के मूल्य की गणना कैसे की जाएगी, जीएनपी डिफ्लेटर। जो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो ऊपर आएगा, उसके बाद जो वास्तविक आधार वर्ष की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछा है, ठीक है। तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो कितना है, 2500, जबकि आधार वर्ष की में हम देख रहे हैं तो कितना है, 3000 और मल्टीप्लाई 100। तो आप ये देख रहे हैं ये मौद्रिक तो कम है, जो कि हम ये ना चालू कीमत पर देख रहे हैं तो क्या है, कम है, जबकि हम आधार वर्ष पर देख रहे हैं तो क्या है, ज़्यादा है। इंटू 100 करते हैं तो 83.33% आ रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, जो आधार वर्ष की तुलना में जो चालू वर्ष में क्या हो रही है, बल्कि कीमत स्तर में गिरावट हो रही है। तो आपको यही लिखना है। अतः यह स्पष्ट है कि आधार वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वर्ष में कीमत स्तर में क्या आई है, कमी आई है। प्रतिशत कम हो गया ना, 100% से कम हो गया। 89 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर, 83.33 आ रहा है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाओं को लिखिए। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि सकल घरेलू उत्पाद हमेशा विकास को दर्शाए, कल्याण को दर्शाए, ये जरूरी नहीं है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो वो जो सारी सीमाएं हमने वहाँ पर पढ़ी थी वही हम यहाँ पर एग्जैक्टली इसके आंसर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमाएं। कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाएं हैं जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहले है सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। यदि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण सभी लोगों में समान रूप से है, समान रूप से वितरित है, अर्थात सभी लोगों में ना तो कोई गरीब है ना कोई अमीर है, अर्थात सब लोग एक जैसे हैं, तब तो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कल्याण का मापक है। लेकिन यदि वही वितरण क्या है,
कम या ज़्यादा है, अर्थात कुछ लोग तो बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो इसका मतलब देश में आय का वितरण समान रूप से नहीं है। तो इसमें जो निम्न वर्ग है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उच्च वर्गों को यदि हम कल्याण का प्रतीक माने तब तो वो सकल घरेलू उत्पाद ठीक है, लेकिन यहाँ पर असमान वितरण है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सकल घरेलू उत्पाद हमेशा कल्याण का प्रतीक है। तो कैसे आपको आंसर लिख के आना है कि देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में सकल घरेलू उत्पाद का वितरण कितना समरूप है। यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो कल्याण में वृद्धि हो। इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्ष 2000 में किसी काल्पनिक देश में 100 व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की आय कितनी थी? 10। अतः देश का सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था। हमने मान लिया कि जो 10 रुपये सबकी आय थी और 100 व्यक्ति थे, तो पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया? 1000 रुपये। आय विधि से निकाली है यहाँ पर। मान लीजिए 2001 में देश में 90 व्यक्ति हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी हो गई? 9 रुपये। और जबकि जो शेष जो 10 व्यक्ति बचे उनकी आय हो गई है 20 रुपये। मतलब हम 2000 में तो सबकी आय इक्वल 10 रुपये थी, लेकिन जो 2001 में जो 90 व्यक्ति थे उनकी आय तो घट के 9 रुपये हो गई, और जबकि बाकी जो 10 व्यक्ति थे उनकी आय दुगनी हो गई। कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। अब ये मान लिया जाता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में इन दोनों अवधियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कीमतें कोई परिवर्तित नहीं हुई है, क्योंकि कीमतें परिवर्तित होने पर तो स्थिति ही चेंज हो जाती है। वर्ष 2001 में देश की सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 90 × 9 कर लेंगे, 810 आ गया, प्लस 10 × 20 200, 1010 रुपये। मतलब 2000 में तो कितना था? 1000 रुपये, और 2001 में जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ के 1010 रुपये हो गया। तो हम ये मानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, इसका मतलब देश के लोगों का कल्याण बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अवलोकन करते हैं कि 2000 की तुलना में 2001 में देश की सकल घरेलू उत्पाद 10 रुपये अधिक है, ठीक है, किंतु ये तब हुआ है जब 90% लोगों की आय में क्या हुई है? 10% कमी हो गई है। पहले 10 रुपये इनकम थी जो घटकर 9 रुपये हो गई है, ठीक है। 10 रुपये से कितनी हो गई है? 9 रुपये हो गई। कितने लोगों की? 90% लोगों की, कम ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। जबकि केवल 10% लोगों ने क्या किया? अपनी आय में 10% की वृद्धि की है, 100% की वृद्धि की है, अर्थात 10 रुपये से बढ़कर कितनी हुई है? 20% हुए हैं। तो 90% लोगों की आर्थिक स्थिति देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के उपरांत क्या हुई है? दयनीय। सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि हो गई देश के, लेकिन जो 90% लोग हैं उनकी स्थिति तो क्या हो गई है? खराब हो गई है। यदि हम देश के कल्याण में उन्नति समृद्ध लोगों के प्रतिशत से ही कर रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कल्याण का अच्छा मापक है, सूचकांक नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो आता है गैर मौद्रिक विनिमय। आपको जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आंसर लिखना है। गैर मौद्रिक विनिमय का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ लेन देन कैसे होते हैं? मुद्रा के रूप में नहीं होते, बल्कि वस्तुओं के रूप में होते हैं, जिसका कि हमें अंदाजा ही नहीं होता और जिसको कि हम माप भी नहीं सकते हैं। तो जो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा आ रहा है उसका कम अवलोकन हो जाता है। अब उसका कम अवलोकन हो जाता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कल्याण का मापक है, जिसका हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि वो सही क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं होता है। जैसे कि महिलाएं जो अपने देश में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती है, उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तु और सेवाओं का एक दूसरे के बदले प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है? विनिमय। हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है वस्तु विनिमय। जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का क्या कर दिया जाता है? विनिमय, और मुद्रा का यूज ही नहीं होता। तो मुद्रा का यूज नहीं हो रहा तो हम उसे सकल घरेलू उत्पाद की गणना में भी शामिल नहीं करते हैं। इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक क्रियाकलापों का हिस्सा नहीं माना जाता है। विकासशील देशों में जहां अनेक सुदूर क्षेत्र अल्प विकसित हैं, इस प्रकार के वस्तु विनिमय क्या होते हैं? होते रहते हैं, लेकिन इनकी गणना प्राय देश के घरेलू उत्पादों में नहीं होती। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का कैसा मूल्यांकन होता है? अल्प मूल्यांकन। मतलब बहुत सारे विनिमय होते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनके हमें आंकड़े ही नहीं पता होते, तो हमें सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना प्राप्त होती है वो सही प्राप्त नहीं होती, उसका अल्प मूल्यांकन होता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर हमें उत्पादक कार्यकलाप और किसी देश के कल्याण का स्पष्ट संगत नहीं मिलता। जब वो सही हमें नहीं मिला तो हम उसे कल्याण का मापक भी नहीं कह सकते। तो ये दूसरी इसकी क्या है? बाधा है। आपको इस तरीके से लिख के आना है। जो तीसरी जो बाधा है वो है बाह्य कारण। कुछ बाह्य कारण ऐसे होते हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम उन कारणों का उल्लेख नहीं करते, इसीलिए सकल घरेलू उत्पाद का या तो अल्प मूल्यांकन हो जाता है या फिर अति मूल्यांकन हो जाता है। वो बाह्य कारण कौन सा है? जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने बात की थी कि जब हम कोई विकास कार्य करने बैठते हैं जिससे कि हम सकल घरेलू उत्पाद को में वृद्धि मानते हैं, लेकिन उस विकास कार्य के दौरान बहुत सारी पर्यावरण को हानि होती है, बहुत सारे लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, और ये जो असुविधा होती है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करते। यदि इन सकल घरेलू इनको भी हम यदि
मूल्यांकन करें तो सकल घरेलू उत्पाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसको वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए। तो सकल घरेलू उत्पाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सही प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे कल्याण का मापक नहीं मानते। तो बाह्य कारण में आपको किस तरीके से लिखना है कि बाह्य कारणों से तात्पर्य कि किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से है जिससे दूसरा पक्ष भी क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे बाह्य कारणों का कोई बाजार नहीं होता इससे उनको खरीदा या बेचा जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक तेल शोधक संयंत्र है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम का क्या होता है, परिशोधन, और उसे बाजार में क्या होता है, बेचा जाता है। तेल शोधक यंत्र का निर्गत इसके द्वारा परिशोधित तेल की मात्रा है। हम तेल शोधक संयंत्र की मध्यवर्ती के मूल्य इस स्थिति में कच्चे तेल को इसके निर्गत से घटाकर मूल्य वर्धित का आकलन कर सकते हैं। जो तेल शोधक संयंत्र जो हमने लगाया है उसके अंदर जो कच्चा तेल काम में आया है वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो हम तेल शोधक जो संयंत्र से जो तेल बनकर तैयार हो रहा है और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उसको हम माइनस करके मूल्य वर्धन के द्वारा उसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तेल शोधक संयंत्र के मूल्य वर्धित की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में क्या होगी, गणना। जो हमें तेल प्राप्त हो रहा है शोधन के बाद उसको हम सकल घरेलू उत्पाद में गणना करेंगे। लेकिन उत्पादन के संचालन में तेल शोधक संयंत्र तटवर्ती नदियों को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। अब तेल शोधन जो हो रहा है उससे आसपास की नदियां क्या हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। उससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो कि नदी के जल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अतः उनकी उपयोगिता में क्या होगी, कमी। और ये जो उपयोगिता में कमी हो रही है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस नहीं करते हैं। प्रदूषण से मछली और नदी के अन्य जीवों के जीवन को भी क्या होगा, खतरा होगा। इससे नदी का नाविक अपनी आय और उपयोगिता से भी क्या होगा, वंचित। जो नदी का नाविक है उसकी तो आय कम हो जाएगी ना, उसकी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। इनके हानिकारक प्रभाव है, नाविक को नदी में मछली पकड़ने वालों की आय से क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ सकता है। उसकी आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तेल शोधक संयंत्रों द्वारा दूसरों पर डाले गए जो हानिकारक प्रभाव है जिनकी उन्हें कोई लागत नहीं अदा करनी होती। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो तेल शोधक संयंत्र उत्पादन कर रहा है उसको तो हम सकल घरेलू उत्पाद में गणना कर रहे हैं, लेकिन वो जो हानि पहुंचा रहा है दूसरे लोगों को उसकी हम सकल घरेलू उत्पाद में गणना नहीं करते हैं। बाह्य कारण कहलाते हैं। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को इन बाहरी कारणों में शामिल नहीं किया गया है। हमने जो सकल घरेलू उत्पाद में जो बाह्य कारण है उसको माइनस नहीं किया है। अतः यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण की माप के रूप में लें तो हमें वास्तविक कल्याण का अति मूल्यांकन होगा, क्योंकि हमें देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ रहा है क्योंकि विकास कार्य हुए, तेल शोधन कंपनी ने तेल बनाया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अधिक कल्याण बताएंगे। लेकिन ये वास्तविक रूप से सही नहीं है, क्योंकि हम इन जो हानियां हैं इनको यदि घटाएंगे तो सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगा। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो यदि हमें एग्जैक्टली सकल घरेलू उत्पाद पता है, बढ़ता हुआ पता है, तो ही हम कह सकते हैं कि कल्याण का मापक है, लेकिन ऐसा पता नहीं चल पाता है। यह ऋणात्मक बाह्य कारण का उदाहरण था। जो हमने उदाहरण दिया वो ऋणात्मक है, ठीक है। इसके अलावा धनात्मक भी होते हैं। इसी तरह धनात्मक बाह्य कारण की स्थितियां भी होती है। ऐसी स्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था के वास्तविक कल्याण का क्या होगा, अल्प मूल्यांकन होगा। अभी अति मूल्यांकन हुआ है तेल शोधन कंपनी से। कुछ कारण ऐसे हैं जो सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, जिसका हम मेंशन नहीं करते, तो वो क्या होता है, अल्प मूल्यांकन हो जाता है। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरीके से सकल घरेलू उत्पाद हमेशा कल्याण का मापक है, ये सही स्थिति नहीं हो सकती। सकल घरेलू उत्पाद को हम कल्याण के मापक के रूप में नहीं मान सकते, और उसके ये तीनों कारण हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख कर आना है, और इसी के साथ आपका यह चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। आपको सारे जो क्वेश्चन आंसर है अपनी कॉपी में नोट करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से समझ के करने हैं। पहले आप चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तभी आपको पाठ्यपुस्तक के प्रश्न और भी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें हम केंद्रीय बैंक के बारे में, व्यावसायिक बैंक के बारे में, उनके द्वारा किए जाने वाले साख सृजन के बारे में, साख सृजन की सीमाओं के बारे में, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।